नीरज राय पुनः आज आपके सामने हूँ दोस्तों। मैंने कहा था कि जो अगला क्लास चलेगा वो शुरू से आपको संविधान पढ़ाया जाएगा, संवैधानिक विकास से लेकर के संविधान संशोधन तक। दोस्तों बहुत से बच्चे हैं वो कहते हैं सर इस चीज़ के लिए बताएं, इस चीज़ के लिए बताएं। आप एक चीज़ आज जान लें कि जीएस का कोई भी विषय किसी एक परीक्षा के लिए स्पेशली नहीं होता है। जैसे संविधान ही है, थोड़ा सा इसके विषय में जानें। जैसे आईएएस सबसे बड़ा पेपर होता है, इसमें 14 से लेकर के 16 प्रश्न तक संविधान के पूछे जाते हैं। पीसीएस में भी 14 से 16 प्रश्न तक होते हैं। सुपर टेट और टेट की परीक्षा में 8 प्रश्न। आपने पीछे देखा होगा कि सुपर टेट में भी 8 प्रश्न था और जो टेट का पेपर हुआ था उसके इन्वायरमेंट में 8 प्रश्न पूछा गया है। दरोगा में 20 प्रश्न संविधान से होता है और 4 प्रश्न मूल विधि से होता है। 24 प्रश्न होता है इसका 40 जीएस में, जिसमें 4 मूल विधि से होता है और 20 प्रश्न संविधान से होता है। जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसकी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे जो भी परीक्षा हो, उसमें मैंने देखा है कि 6 से लेकर के 8 प्रश्न तक संविधान के पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये चाहे टेट हो चाहे पीसीएस हो, किसी परीक्षा के लिए वो प्रश्न अलग नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न की मैं चर्चा करता हूं। जैसे पीसीएस में पूछा गया एक प्रश्न है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और यही लिखित जब हुआ था सुपर टेट पहली बार तो उसमें भी यही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जैसे पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है, तो आपके टेट या सुपर टेट में भी ये पूछा गया है। ये नहीं होता है कि राष्ट्रपति किसी चीज़ के लिए दूसरा हो जाएगा, किसी के लिए दूसरा हो जाएगा। पहले ये होता था कि जो बड़ी परीक्षा होती थी उसमें प्रश्नों का स्तर एक अलग लेवल का होता था और जो छोटी परीक्षा होती थी उसमें प्रश्नों का स्तर एक लेवल का होता था। लेकिन आज वो चेंज हो गया है। आज आप देखें कि जो जीएस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं किसी भी परीक्षा में, वो सब समझ पे पूछे जा रहे हैं, टप्पा प्रश्न हट गए हैं। इसलिए जो वन लाइन ट्रेंड चलता था वो समाप्त हो चुका है। जैसे एक छोटे सी परीक्षा का एक प्रश्न आपसे चर्चा करना चाहेंगे। बीईओ जो सेक्रेटरी का पेपर हुआ था उसका मैं जीएस का प्रश्न हल करा रहा था। उसमें एक इतिहास का प्रश्न पूछा गया था। आधे आधे पेज के जीएस के प्रश्न उसमें पूछे गए थे। जितना मैं देखा कोई भी प्रश्न सीधा नहीं पूछा गया था, सारे प्रश्न समझ के ऊपर पूछे गए थे। प्रश्न पूछा गया था कि एक राजा था जिसके समय में 2 अश्वमेध यज्ञ हुआ। उस यज्ञ के पुरोहित पतंजलि थे। इसके शासनकाल में यवनों का आक्रमण हुआ। ये बात किस पीरियड के विषय में कही जा रही है? गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड, कुषाण पीरियड या शुंगा पीरियड? तो देखिए वो आपसे समझ चाहता है कि आप उस चैप्टर को समझ रहे हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और जब आप विषय को समझ करके पढ़ लेंगे तो किसी भी परीक्षा के लिए कोई भी प्रश्न आपसे गलती नहीं होगा। जैसे निचले स्तर पे जो आप पेपर देते हैं वहाँ और जो ऊपरी स्तर पे पेपर देते हैं वहाँ भी गलती नहीं होगी। ठीक है, दोनों में इस समय कमी क्या हो जाती है? जैसे निचले स्तर पे जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो ये कोचिंग वाले समझ लेते हैं कि ये लेखपाल का पेपर है या इसका पेपर है, ये छोटा छोटा जीएस इसी से काम हो जाएगा। आज दिल पर हाथ रख के पूछिए, आप पेपर देते होंगे कि कितना जीएस आप कर पाते हैं, कितना रिजल्ट हो रहा है। ठीक है, वैसे ही आईएएस के पेपर में है। जैसे लड़के पढ़ते हैं तो समझते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो जब सिद्धांत में टीचर विषयांतर होकर 2 घंटा चर्चा करते हैं तो सोचते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमको बहुत जानना है। नहीं, न तो बहुत में जाइए न बहुत कम में रहिए। भगवान बुद्ध का एक मार्ग है, मध्यम मार्ग, उसका चुनाव करिए। किसी पेपर के लिए आपके सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है दोस्तों ईमानदारी और निष्ठा। पढ़ाने वाले मेरे अंदर वो ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि आप विश्वास के साथ पढ़ते हैं और किसी का किया हुआ कर्म कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि ईमानदारी और निष्ठा हो। ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल है। मैं 5 साल से पढ़ाता हूँ दोस्तों। सुपर टेट में और इसमें कंपटीशन में जीएस पढ़ाता हूँ। सुपर टेट का पेपर जो पिछला हुआ उसमें केवल 1 महीने का समय मिला और 1 महीने में सारा जीएस और हिंदी पढ़ाना था और मुझे उसको लेकर के 1 महीने जैसे बीता वो कल्पना नहीं की जा सकती है। बार बार ये विचार आता था कि ऐसा क्या करें कि बच्चों का लाभ हो, ऐसा क्या करें। और जब बार बार आपकी भावना बच्चों के प्रति अच्छी होती है तो मालिक आपकी मदद करता है। और वो रिजल्ट जिस दिन आया
उससे पहले जिस दिन पेपर हुआ, दोनों दिन बच्चों का जितना फ़ोन आया, जितना शुभकामना मिली, वो एक टीचर के लिए सबसे बड़ा धन होता है। 50 बच्चे ऐसे हैं जो होम डिस्ट्रिक्ट पाए, कुछ बच्चों ने तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड उसमें किया। तो ये आपकी बदौलत नहीं होता है। यदि आप विचार अच्छा रखेंगे तो मालिक आपकी मदद करता है, नहीं तो उतने कम समय में इतना अच्छा किसी व्यक्ति के बस की, मेरी नहीं किसी के बस की बात नहीं है, जब तक कहीं से आपको मदद न मिले। और जब आपकी भावनाएं अच्छी होती हैं, जब आपका विचार अच्छा होता है, तो चीज़ें अपने आप अच्छी होती चली जाती हैं। अब आइए हम सब्जेक्ट पे चलते हैं दोस्तों, कि ये जो हमको पढ़ना है संविधान, वो हमको कैसे लेकर चलना है, इसको कैसे पढ़ना है, एक बार हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिस प्रश्न की मैं चर्चा भी आपसे किया हूं कि संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है या बुलाता है, उसी को लेकर चलते हैं। और विषय को हमको कैसे पढ़ना है, पहले इस चीज़ को जानते हैं, इसके बाद विषय क्रम से चलना चालू हो जाएगी। कैसे हमको पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे हमको ख्याल करना है कि वो विषय बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। एग्जामिनर विषय से बाहर जाकर प्रश्न नहीं बनाएगा दोस्तों, वो विषय से ही प्रश्न बनाएगा, लेकिन वो उसमें जगह ढूंढता है कि मैं कितना अच्छा प्रश्न बच्चे के सामने दे सकता हूं। अगर वह जगह आप ढूंढना चालू कर दें तो आपसे प्रश्न कोई गलती नहीं करा सकता है। जैसे देखें, 108 नंबर एक अनुच्छेद है, ठीक है, 108 नंबर एक अनुच्छेद है। इस पे हम विचार करना चालू करते हैं कि इस अनुच्छेद को यदि हमें पढ़ना है तो ये कितने जगह से संबंधित है और एक एग्जामिनर इस पे कितने प्रश्नों को बना सकता है, चाहे किसी भी परीक्षा में, उससे बाहर वो प्रश्न बनने की गुंजाइश ना हो। इतने दृष्टिकोण से इसको हम देख लें, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर जो प्रश्न बनेगा, सबसे पहला नंबर एक सबसे आसान सा प्रश्न बनेगा कि पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यह सबसे आसान सा प्रश्न होगा। आप उत्तर लगाएंगे कि अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे संसद में 2 सदन है, द्विसदनीय व्यवस्था है जो 1919 के अधिनियम के द्वारा लाई गई है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन है किस अनुच्छेद के तहत, 108 के तहत बुलाया जाता है। एक सामान्य सा प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न, इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है या आहूत कौन करता है, यह सेकेंड प्रश्न हो गया। इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है और आहूत कौन करता है, यह दूसरा प्रश्न हो गया, ठीक है, सेकेंड प्रश्न हो गया। चलिए तीसरे पे आते हैं, ठीक। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, बुलाता कौन है, यह दूसरा प्रश्न हो गया, और अध्यक्षता कौन करता है, तीसरा प्रश्न हो गया, ठीक है। मान लीजिए इस संयुक्त अधिवेशन में मतदान हुआ किसी विषय पे और मत बराबर हो गए तो निर्णायक मत कौन देता है, यह इसका हो गया चौथा प्रश्न, ठीक है। अब फिर से एक बार देखते हैं, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, 108 के तहत, ये एक प्रश्न हो गया, ठीक है। बुलाता कौन है या आहूत कौन करता है, बुलाना और आहूत का मतलब एक ही होता है। जैसे आप जानते हैं कि यज्ञ में आहुति दी जाती है देवताओं को बुलाने के लिए, तो ये बुलाना और आहूत करने का मतलब एक है। तो बुलाता और आहूत कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न, अगर मत बराबर हो जाए तो निर्णायक मत कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष। अब ये 4 सामान्य प्रश्न इससे बन गए कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, 108। बुलाता या आहूत कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। अध्यक्षता इसकी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और मत बराबर इक्वल हो जाए तो निर्णायक मत कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन अब इसमें अन्य कैसे प्रश्न बनेंगे, दूसरे स्तर पे हम देखते हैं, ठीक है, कि प्रश्न अन्य कैसे बनेंगे, अब कहां से गुंजाइश है, ठीक है। चलिए अगला 4 के बाद देते हैं, देखते हैं, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो वो हो जाएगा 118(4), 118(4), ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो ये उत्तर हो जाएगा 118(4), ठीक है। अगला, लोकसभा अध्यक्ष
मत बराबर होने पर निर्णायक मत किस अनुच्छेद के तहत देता है? इसका उत्तर हो जाएगा 101, 101। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 100 नंबर अनुच्छेद, उसका 1 नंबर पार्ट में होगा। ठीक है, बात समझ में आई? 1 2 3 4 5 6 प्रश्न तक हम पहुंचे। ठीक है, 4 तो हम पहले ही जाने। 5वां कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? वो है 118(4). किस अनुच्छेद के तहत वो निर्णायक मत देता है? वो है अनुच्छेद 101। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के विधेयक पर यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? किस प्रकार का वो विधेयक है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा? वो 2 प्रकार का विधेयक होना चाहिए। नंबर 1 साधारण विधेयक हो, ठीक है, और दूसरा वित्त विधेयक हो, वित्त विधेयक हो। ठीक है दोस्तों, केवल 2 प्रकार के विधेयक पर ही ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। धन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता है, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जा सकता है। केवल 2 विधेयक, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, केवल 2 प्रकार के विधेयकों पर बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 108 नंबर अनुच्छेद से ये 7 प्रश्न अभी आपके सामने बने हैं। ठीक है, अब इसको कूट में एग्जामिनर आपके सामने दे सकता है या आपसे सीधा पूछ सकता है। और आगे बढ़ते हैं कि इसमें और कितने प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। मान लीजिए जैसे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, यदि वह अनुपस्थित है तब कौन करेगा? यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तब लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगला प्रश्न हो गया, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तब इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तब हो जाएगा राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है दोस्तों, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है किसी कारण से तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। यदि वह भी अनुपस्थित है तब कौन करेगा? तो राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, सभापति नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों, वो मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है ये कि भारत में कौन सा ऐसा पद है जो व्यक्ति उस सदन का सदस्य तो नहीं है लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है? ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। फिर इसी पे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने पद के रूप में वेतन नहीं लेता है? उपराष्ट्रपति अपना वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं लेता है क्योंकि इसका कोई पदीय कर्तव्य नहीं होता है, वह राज्यसभा का सभापति का कार्य करता है, इसलिए अपना वेतन भी राज्यसभा के सभापति के रूप में लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फिर से एक बार हमसे आप सुन लें। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो उपाध्यक्ष करता है। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, सभापति नहीं। बात समझ में आई दोस्तों? ठीक है, इतनी बातें, इतने प्रश्न आपके सामने हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्रश्न आपके सामने हुए इसी से। अब थोड़ा सा और इसको जानने का प्रयास करते हैं कि और कैसे इसके प्रश्न बाहर निकल करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये देखिए, जैसे साधारण विधेयक है, ये वित्त विधेयक है, इस पे मैंने चर्चा की, तो थोड़ा सा विधेयक के विषय में समझ लेते हैं कि यह अधिवेशन बुलाया क्यों जाता है। यह अधिवेशन बुलाया क्यों जाता है? ठीक है, चलिए आइए। आप जानते हैं दोस्तों कि संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। इन 3 चीजों से मिलकर के संसद बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और प्लस राष्ट्रपति। तो कोई भी कानून बनेगा, कोई भी विधि बनेगा, कोई भी नियम बनेगा तो इन तीनों की भागीदारी होगी। ठीक है, मान लीजिए ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। ठीक है, ये लोकसभा है और राज्यसभा ये है। कोई विधेयक, ठीक है, कोई विधेयक, धन विधेयक को छोड़ करके, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, लेकिन इसके सिवा यदि कोई विधेयक है तो या तो राज्यसभा में प्रस्तुत हो सकता है या लोकसभा में।
संसद के किसी भी सदन में उसे लाया जा सकता है। और एक विधेयक पर 3 वाचन होता है तब वो पारित होता है। एक विधेयक कितनी प्रक्रिया से गुजरता है? 3 प्रक्रिया से, तब उसे पारित माना जाता है। मान लीजिए कि लोकसभा इसे मान लेते हैं, ठीक है, और इसे राज्यसभा मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कोई विधेयक अगर लोकसभा में आएगा तो उस पर 3 वाचन होगा तब वह पास होगा, और पास होने के बाद वह राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में भी 3 वाचन होगा तो वो पास होगा, और पास होने के बाद यहाँ से वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति जब अपनी सिग्नेचर कर देगा तब वो विधेयक कानून बन जाएगा, विधि बन जाएगा, ला बन जाएगा। जब तक राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं होगी तब तक वो जो बिल है वो एक मात्र कागज का टुकड़ा है, उसका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है, ठीक है। तो संसद के किसी भी सदन में विधेयक को लाया जा सकता है, केवल धन विधेयक जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक सदन में आया, 3 वाचन हो गया, ठीक है। अच्छा, 3 वाचन होता है विधेयक का, इस पे भी 2 मिनट चर्चा हो जाए। पहला विधेयक का पहला चरण क्या होता है? 3 चरण में पहला चरण क्या होता है? पहले चरण में विधेयक को केवल सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, और भारत के गजट में उसे प्रकाशित किया जाता है। ये पहला चरण का केवल इतना ही काम है, ठीक है। न उस पर बहस होगी, न उसकी समीक्षा होगी, केवल प्रस्तुतिकरण होता है और गजट में प्रकाशित होता है। केवल ये पहला चरण है। किसी भी विधेयक का दूसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी चरण में विधेयक पर बहस होती है, इसी चरण में प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति बनाई जा सकती है, इसी चरण में विधेयक में संशोधन हो सकते हैं, और यही जो चरण होता है दूसरा, यही विधेयक की अंतिम अवस्था होती है। तीसरे चरण में विधेयक जाकर के पास हो जाता है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। तो हर सदन में 3 चरण से उसे गुजरना पड़ेगा। मान लीजिए इस सदन से पारित होकर के इस सदन में आ गया, ठीक है। अब इस सदन ने क्या किया कि विधेयक पर अनुमति दे दिया। अब अनुमति दे दिया तो विधेयक किसके पास पहुंच गया? राष्ट्रपति के पास, क्योंकि संसद से वो पास हुआ मान लिया जाएगा। जब दोनों सदन पास कर दिए तो संसद से पास हुआ मान लिया जाएगा। अब पहुंच गया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया और वो विधेयक कानून बन गया, ठीक है। कुछ राष्ट्रपति की भी वहाँ चर्चा है कि विधेयक के साथ वो क्या कर सकता है, लेकिन पहले चूंकि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं तो यहीं पे हम रहेंगे। जब आपको पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद एक कानून हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि एक सदन ने विधेयक पारित करके दूसरे सदन को भेजा और दूसरे सदन ने उस विधेयक पर अनुमति देने से मना कर दिया, तब विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, गतिरोध हो जाएगा। 3 शर्तें हैं, 1, 2, 3 शर्तें हैं ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने की। ये 3 शर्तें क्या हैं वो हम जानें, ठीक है। पहली शर्त कि एक सदन ने जब पारित करके विधेयक दूसरे सदन को भेज दिया है और दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे। विधेयक कैसा होना चाहिए? केवल साधारण या वित्त विधेयक। तो विधेयक को क्या करे? अस्वीकार कर दे। एक कंडीशन ये बनी, ठीक है। दूसरी कंडीशन, पहला सदन पारित करके दूसरे सदन को भेज दे और दूसरा सदन उसमें कुछ संशोधन करके फिर पहले सदन को भेज दे और पहला सदन इस संशोधन को मानने से इनकार कर दे, तब भी बुलाया जा सकता है। 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या बनती है दोस्तों कि एक सदन पारित करके विधेयक दूसरे सदन को भेजे और दूसरा सदन कोई प्रतिक्रिया न करके मौन हो जाए और 6 महीने तक अपने पास रोक ले। कितने महीने तक दोस्तों? 6 महीने तक अपने पास रोक ले। अगर ये 3 घटनाएं घटित होती हैं तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। अब प्रश्नों की संख्या और बढ़ती चली गई, प्रश्नों की संख्या और बढ़ती चली गई, ठीक है, कि किस कंडीशन में राष्ट्रपति, एक सीधा टप्पा प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि कितने माह तक एक विधेयक को एक सदन रोक ले तो राष्ट्रपति बुलाएगा संयुक्त अधिवेशन, तो सीधा उत्तर हो जाएगा 6 माह। अगर परिचर्चा पे पूछ ले तो एक सदन से पारित होकर विधेयक जब दूसरे सदन में जाता है दूसरा सदन उसे स्वीकार कर दे, या एक विधेयक से पारित होकर के दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन उसमें कुछ संशोधन करके पहले सदन को भेज दे और पहला सदन उसे संशोधन मानने को स्वीकार न करे तो भी ठीक है। और तीसरी अवस्था कि एक सदन पारित करके दूसरे सदन को भेजे और दूसरा सदन 6 माह तक अपने पास उसको रोक ले, ठीक है दोस्तों। तो ये कंडीशन हो गई। अब एग्जामिनर इसमें से जगह ढूंढेगा
आपके पास प्रश्न लाने के लिए कि हम कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे एक प्रश्न आपके सामने मैं लाता हूं, ठीक है। जैसे एग्जामिनर ने एक प्रश्न पूछ दिया कि किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। अब एक प्रश्न आपके सामने आ गया, इसमें दे दिया विकल्प ए धन विधेयक, नंबर 2 संविधान संशोधन विधेयक, नंबर 3 वित्त विधेयक, नंबर 4 साधारण विधेयक। साधारण विधेयक एग्जामिनर के लिए जगह मिल गई प्रश्न बनाने के लिए। वो पूछा कि किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अब ये 4 नंबर दे दिया, कूट वाला प्रश्न, और कहा कि मिलाइए उपयुक्त सभी 1 2 1 3 केवल 4 3 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 और 4, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक। वित्त विधेयक और साधारण विधेयक, ठीक है। और समझे और इसमें कहां से संबंध है, और थोड़ा सा चले हम, ठीक है। 2 अनुच्छेदों की चर्चा मैं करूंगा, उसे समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 101, ठीक है, अनुच्छेद 96(2), इन दोनों का संबंध इसी से, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। अनुच्छेद 101 में कहा गया है कि जब संयुक्त अधिवेशन की बैठक चल रही हो और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कर रहा हो, ठीक है, और मतदान हो रहा हो, तो प्रथमतः वह मतदान नहीं दे सकता है। सदन के सभी सदस्य तो मत देंगे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष मत नहीं देगा। प्रथमतः वह मतदान नहीं करेगा, लेकिन यदि मत बराबर हो जाते हैं, टाई हो जाता है, तब लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। यहां क्या बात की गई कि प्रथमतः वह मत नहीं देगा, जब पहली बार मतदान होगा तो मत नहीं देगा, लेकिन यदि टाई हो गया तो निर्णायक मत कौन देगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अब देखें आप 96(2) क्या कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष यदि उनके हटाए जाने का प्रस्ताव सदन में लाया गया है तो उनका पीठासीन अधिकारी न होना, ठीक है। मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प आ गया हो और राष्ट्रपति ने उससे पहले ही संयुक्त अधिवेशन की घोषणा कर दी हो, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन बुला दिया गया और लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव भी सदन में आ गया है, तब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, तब क्या हो सकता है इस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष अब क्या होगा, अनुच्छेद 101 के तहत प्रथमतः वोट देगा, ठीक है, लेकिन अब वह निर्णायक मत नहीं देगा, क्योंकि अब तो वो पीठासीन नहीं रहेगा, वो एक सदन का सामान्य सदस्य हो जाएगा। अब कौन पीठासीन हो जाएगा, अब अध्यक्षता कौन करेगा, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है, ठीक है। ये 2 बातें बहुत क्लियर से समझने का प्रयास करिएगा। जब संयुक्त अधिवेशन बुला दिया गया हो, ठीक है, उससे पहले यदि लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव आ गया हो तो वह निर्णायक मत नहीं देगा, लेकिन एक अपना सांसद के रूप में, जो सदन के सदस्य के रूप में मत है, उसका वो प्रयोग करेगा। पहले क्या था कि जब वो अध्यक्षता करता था तो प्रथमतः वह मत नहीं दे सकता था, सारे सदस्य मत देंगे लेकिन वो मत नहीं देगा, टाई होने पर वो मत दे सकता था। लेकिन अब क्या है, चूंकि उसके हटाए जाने का संकल्प आ गया है, तब वह प्रथमतः तो मत देगा लेकिन टाई होने पर मत नहीं देगा। अब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है। बात समझ में आई दोस्तों, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि जो एक चैप्टर चलता है, अब और भी अगर गहरा जाना चाहे, इसमें समझना चाहें, पूछ दे मान लीजिए कि जब संयुक्त अधिवेशन चलता रहता है, ठीक है, तो कौन कौन से अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, कौन कौन से। जब अधिवेशन चल रहा है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो जब मतदान हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष मत नहीं देगा, नंबर 1। अब दे दिया उपाध्यक्ष का भी नाम, ठीक है, और दे दिया राज्यसभा का सभापति का भी नाम, राज्यसभा के उपसभापति का भी नाम। अब थोड़ा सा आपको संशय होगा कि नहीं, तो अध्यक्ष तो मतदान नहीं करेगा, ये तो क्लियर है,
जो अध्यक्षता करता है वो मतदान नहीं करेगा, वो टाई होने पर ही करेगा। लेकिन उपाध्यक्ष जो है उस बैठक में यदि मतदान हुआ तो अपना मत देगा। उपाध्यक्ष एक सामान्य सदस्य के रूप में अपना मत देगा। ठीक है दोस्तों, चूंकि जो सभापति है वो मेंबर ही नहीं होता, इसलिए वो अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, उप सभापति मेंबर होता है, इसलिए अपने मत का प्रयोग करेगा। तो हमारे कहने का मतलब है दोस्तों कि इन चीज़ों से एक मैं आज इसलिए चर्चा किया हूँ कि एक होता है कि आप बच्चे को प्रश्न के लेवल पर लेकर जाते हैं कि किसी भी प्रकार से एग्जामिनर अगर हमसे प्रश्न बनाए तो प्रश्न वो बाहर न हो, उतनी चीज़ें आप सिखाने का प्रयास करते हैं। और ये आपकी निष्ठा और ईमानदारी पे काम करता है। जितने आप निष्ठावान होते हैं, जितने आप पढ़ाने में ईमानदार होते हैं, उतना ही वो काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। ये इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। आप जब हमारे साथ पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, कि आप देखें तो एक अनुच्छेद, लेकिन इससे संबंध कहाँ कहाँ है और इन सब को कूट में बनाकर कभी भी आपके सामने कोई भी प्रश्न पुटअप किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और सिंगल सिंगल भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सिंगल सिंगल भी स्पष्ट है और अगर कूट में भी आ गए तो भी हमारा सही है। ठीक है, चलिए आज केवल 2 बातें बताने के लिए मैं आया हूं। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि संविधान का जो प्रारंभ होगा वो इतिहास से होगा। आप जानते हैं कि इतिहास से ही संविधान का जन्म होता है। स्वतंत्रता जिस समय हमको मिलनी होती है उसी से पहले कैबिनेट मिशन का गठन होता है और इसी मिशन के तहत संविधान सभा का गठन होता है जो हमारे संविधान का निर्माण करती है। तो ये एक प्रक्रिया है, उसको आप क्रम से चलेंगे वहीं से, लेकिन हमको इस विषय को लेकर कैसे चलना है अगर वो थोड़ा सा हम जान लें तो अच्छा होगा। एक प्रश्न पूछा जाता है संविधान में कि भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्यों? तो कुछ बच्चे इसमें उत्तर लगा देते हैं कि अन्य देशों से कुछ चीज़ें इसमें ली गई हैं। ठीक है, जैसे वो पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत तो अमेरिका से लिया गया, कनाडा से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया, तो समझते हैं कि जगह जगह से चीज़ें ली गई इसलिए बड़ा है। नहीं दोस्तों, ठीक है, भारत का संविधान क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें राज्यों का संविधान भी शामिल है। ठीक है, तो अगर ये बात हम समझ लें तो हमारा संविधान बड़ा से छोटा हो जाएगा, पढ़ने में बहुत छोटा हो जाएगा। और ये मेरा प्रैक्टिकल है जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, इतना छोटा हो जाता है कि कहे हद नहीं। जैसे ये मैं लिखा हूँ इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करिएगा कि संविधान कैसे छोटा हो जाता है। संविधान बड़ा इसलिए है क्योंकि उसमें राज्यों का संविधान भी शामिल है। तो यहाँ देखें, मैं कुछ चीज़ें लिखा हूँ, आप देखने का प्रयास करिएगा। यहाँ मैंने लिख दिया संसद और यहाँ लिख दिया मैंने विधानमंडल। यहाँ मैंने लिखा राष्ट्रपति, यहाँ मैंने लिखा राज्यपाल, यहाँ मैंने लिखा प्रधानमंत्री, यहाँ मैंने लिखा मुख्यमंत्री। जो काम संसद का देश के लिए है वही काम विधानमंडल का राज्य के लिए है। बस एक चीज़, जो गुण संसद का देश के लिए है वही विधानमंडल का राज्य के लिए है। जैसे आपसे चर्चा करूं कि देश की विधायिका क्या है? संसद। देश के लिए कानून कौन बनाती है? संसद। देश की व्यवस्थापिका क्या है? संसद। ठीक है, और कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण कौन रखती है? यही विधायिका, संसद। ठीक है, अब आ जाइए विधानमंडल पे। राज्य की विधायिका क्या है? विधानमंडल है। राज्य के लिए विधान कौन बनाती है? विधानमंडल बनाती है। ठीक है, राज्य की व्यवस्थापिका क्या है? विधानमंडल है। ठीक है, और राज्य की कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण कौन रखती है? विधानमंडल रखती है। तो अगर हम संसद को जानते हैं तो सेम गुण है, हमारे लिए समस्या नहीं है। ठीक है, अब संसद के साथ जो व्यवहार राष्ट्रपति का है विधानमंडल के साथ वही व्यवहार राज्यपाल का है। ठीक है, जैसे देश का मुखिया कौन है, या देश का प्रधान कौन है, या देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है, या देश का नाम मात्र का औपचारिक प्रधान कौन है? भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। वैसे ही राज्य का मुखिया कौन है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, राज्य का नाम मात्र का प्रधान कौन है? वो राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे यहाँ दोस्तों एक संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली में एक गुण होता है कि जो देश का मुखिया होता है, जो राष्ट्र का मुखिया होता है, वो औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि वास्तविक शक्ति तो मंत्रिमंडल में होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है,
तो वास्तविक शक्ति किस में होगी? प्रधानमंत्री में। और राज्य में वास्तविक शक्ति किस में होगी? मुख्यमंत्री में होगी। ठीक है दोस्तों। अब अगर ये अनुच्छेद लिखा गया है और इसके बगल में आप दूसरे अनुच्छेद को लिख लिए हैं और एक तरफ आप नोट्स बनाते चले गए और उसी नोट्स में आप एक अनुच्छेद को लिख लिए, तो दोस्तों आपका नोट्स बहुत छोटा हो जाएगा और प्रश्न गलती नहीं होगा। ये एक टेक्निक है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका प्रश्न भी सही होगा और आपका नोट्स बहुत हल्का हो जाएगा, मेहनत आपको बहुत कम करनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे किसी भी अनुच्छेद को इसमें ले लें, इसमें से आप जिस अनुच्छेद को ले लें, जैसे मान लीजिए मैं 74 के आगे यहाँ लिख दिया हूँ 63। आपको शुरू से मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि शुरू से थोड़ा सा आप जान लेंगे। जैसे मैं यहाँ 52 लिखा हूँ, 52 के बगल में 153 लिखा हूँ। ठीक है। 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। हालांकि एक फर्क यहाँ पर हो जाएगा कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है। लेकिन प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा यहाँ कहा गया, और 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। 53 में कहा गया कि देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो 154 में कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति है, तो उसके बगल में आप 161 लिख लिए हैं, तो राज्यपाल की क्षमा शक्ति है। हाँ, अब थोड़ा सा अंतर यहाँ है कि राज्यपाल की जो क्षमा शक्ति है उसका जो विस्तार है, जो राज्यपाल की क्षमा शक्ति का विस्तार है, वो जो राज्य को विधायी अधिकार मिला है वहीं तक है। मतलब राज्य सूची के विषयों तक है, संघ सूची के विषयों तक नहीं है। इसलिए मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं है। लेकिन क्षमा करने का जो अधिकार है 72 में वो राष्ट्रपति को है, तो 161 में राज्यपाल को है। ठीक है। अब आइए 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, और 74 के आगे आप अनुच्छेद 163 लिख लिए हैं। आपको याद ही नहीं करना है, बस 163 उसके बगल में है, तो राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। ठीक है। यहाँ 74 आप लिखे हैं कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, तो यहाँ 163 लिख दिए हैं, तो राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आपने यहाँ 75 लिख दिया कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री और मंत्री किसके समक्ष शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति के समक्ष। किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के। ठीक है। फिर से एक बार चलते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और फिर प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सबको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये 75 में कहा गया। अब 164 इसके सामने कह दिया गया है, तो ठीक ये राज्य में हो जाएगा कि 164 के अनुसार मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं? राज्यपाल के। मतलब त्यागपत्र भी किसको देंगे? ये राज्यपाल को, और ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। तो केवल आप 75 जाने और 75 के विषय में आप लिखे हैं, और वहीं कोष्ठ में 164 आप लिख लिए, वहीं कोष्ठ में कि यही काम हमको राज्य के विषय में, बस यही जो थ्योरी है यही राज्य के विषय में भी है, तो चीज़ें हमारी स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे 76 आप लिखे, महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये भारत सरकार का कानूनी या विधिक सलाहकार होता है। ठीक है। ये प्रथम विधिक अधिकारी होता है, तो उसके सामने 165 आप लिख लिए हैं। महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और ये राज्य सरकार का विधिक अधिकारी है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 78। ठीक है। थोड़ा सा आज केवल पढ़ने के ट्रेंड के ऊपर चल रहे हैं कि संविधान को कैसे आप छोटा कर सकते हैं, कैसे आप आसान कर सकते हैं। ठीक है। बस इसी पे चल रहे हैं दोस्तों, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें आपको मालूम भी देंगी, बहुत प्रश्न आपको मालूम होंगे। ठीक है। जैसे 78 में कहा गया दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो निर्णय करता है, कार्यपालिका जो निर्णय होता है, इसकी सूचना देने का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को। ठीक है। प्रधानमंत्री किसको सूचना देगा? राष्ट्रपति को। यहाँ किसके कर्तव्य की बात की गई? प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई 78 में, और उसके सामने 167 लिखे हुए हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो जब आप 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, उसके सामने केवल कर लिए 167,
तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री का उल्टा सीधे, मैंने कहा ना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है 167 में कि वो राज्यपाल को सूचना दे। ठीक है, चलिए 79 में संसद है, किससे किससे मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। तो 168 में क्या है, विधानमंडल है, ये किससे किससे मिलकर बनेगी, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनेगी। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां केवल विधानसभा प्लस राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल बनेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो आगे पढ़ाएंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको, लेकिन बस इसे समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। अनुच्छेद 80 में क्या है दोस्तों, राज्यसभा है। तो 171 में क्या है, विधानसभा है। अब जो राज्यसभा का गुण है वही राज्यों में विधान परिषद का, वही विधान परिषद का गुण है। आप यहां 80 लिखे, ठीक है, उसके ठीक सामने 171 आप लिख दिए। अब थोड़ा सा यहां समझने का प्रयास करिएगा। 80 के ठीक सामने 171 लिख दिए। 80 में राज्यसभा है और 171 में विधान परिषद है। तो जो राज्यसभा का गुण होगा वही विधान परिषद का भी गुण होगा। कैसे, चलते हैं। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिसका कभी भी विघटन नहीं होता है, यह एक उच्च सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, एक उच्च सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा के जो सांसद बनते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवा मुक्त होते हैं। फिर से एक बार समझने का प्रयास करें। राज्यसभा उच्च सदन है, अस्थाई सदन है, इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। अस्थाई सदन है तो विघटन कैसे होगा दोस्तों, और अस्थाई सदन है तो कार्यकाल कहां से होगा। ठीक है, तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, एक उच्च सदन है और इसका कभी भी विघटन नहीं होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इसके जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के, ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 मेंबर सेवा मुक्त होते हैं। अब इसी के आगे आप विधान परिषद लिखे हैं। एक चीज और इसमें, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र 30 वर्ष चाहिए। कितनी चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए उम्र 30 वर्ष चाहिए। अब आइए इसके आगे आप 171 लिखे हैं और यहाँ विधान परिषद है। ठीक है, अब जो गुण यहाँ है वही गुण इसमें फिलअप कर देना है, कोई अंतर नहीं है। ये राज्य का उच्च सदन होता है, ठीक है, अस्थाई सदन होता है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवा मुक्त होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवा मुक्त होते हैं। ये वही एक ही गुण हो जाएगा। दोनों में कोई भी फर्क नहीं होगा दोस्तों, दोनों में कोई भी फर्क नहीं होगा। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए, तो विधान परिषद का भी सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए। ठीक है, अब एक अंतर यहां पे क्या है वो हम बता दें आपको, कि विधान परिषद भी राज्यसभा के समान अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। एक अनुच्छेद है 169, विधान परिषद का सृजन और उत्साधन। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि हमारे राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है, इसे समाप्त किया जाए, तो संसद उसे समाप्त कर सकती है। या ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि हमारे राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता है, तो संसद उस राज्य में अगर विधान परिषद नहीं है तो नए विधान परिषद का सृजन कर सकती है। एक केवल अंतर है। ठीक है दोस्तों, और सारी की सारी चीजें ऐसे ही, जो लोकसभा का गुण है वही राज्यों में विधानसभा का गुण है, जो संसद में लोकसभा का गुण है वही राज्यों में विधानसभा का गुण है। यह निम्न सदन है तो यह भी निम्न सदन है, इसका प्रत्येक 5 वर्ष पर विघटन होता है तो इसका भी प्रत्येक 5 वर्ष पर विघटन होता है। 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा का विघटन हो सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। तो 5 वर्ष से पहले विधानसभा का भी विघटन हो सकता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, एक गुण है, लोकसभा का सांसद बनने के लिए उम्र 25 वर्ष चाहिए और विधानसभा का विधायक बनने के लिए भी उम्र 25 वर्ष चाहिए। एक ही गुण दोनों में काम करेगा। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं होगा दोस्तों, ये मैं बताऊंगा, आप वैसे ही करते चलेंगे, पूरा संविधान ही आधा हो जाएगा। ठीक है,
थोड़ी थोड़ी चर्चा मैं करते हुए चल रहा हूँ। जैसे एक मान लें, अच्छा प्रश्न पे मैं चर्चा कर दूँ, थोड़ा सा समझ वाले प्रश्न पे। जैसे एक प्रश्न आ गया आप में कि संसद में धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, संसद में धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। किसमें दोस्तों? लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ और कहाँ पर प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। ठीक है, किसकी पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब लोकसभा से पारित होकर जब वो राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसे 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। यदि उससे अधिक समय तक रोकती है तो जिस प्रकार से लोकसभा ने विधेयक को भेजा है उसी रूप में पास हुआ मान लिया जाएगा। मतलब राज्यसभा को उसमें कोई अधिकार नहीं है। अब मान लीजिए आप लोकसभा के सामने आप विधानसभा लिखे हुए हैं और राज्यों में धन विधेयक के बारे में आपसे पूछ दिया गया, तो आप क्या उत्तर लगाएंगे कि राज्यों में धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होता है। यहां कहां प्रस्तुत होता था? लोकसभा में। और जो लोकसभा का गुण है वो किसका गुण है? विधानसभा का। विधानसभा में प्रस्तुत होगा किसकी अनुमति से? राज्यपाल की अनुमति से। ठीक है, यदि उस राज्य में विधान परिषद है, यदि उस राज्य में विधान परिषद है तो विधानसभा पारित करके विधान परिषद को भेजेगा और विधान परिषद मात्र 14 दिन तक अपने पास उसको रोक सकता है। यदि उससे अधिक समय तक रोकाता है तो जैसे भेजा गया है वैसे ही पास हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम तेज चल रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा सर की रफ्तार ज़्यादा है, लेकिन बस एक जानकारी देने के लिए कि कैसे आपको पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा हम तेज चल रहे हैं कि एक जानकारी आपको हो कि आपको पढ़ना कैसे है। जैसे 123 और 213 मान लीजिए, ये पूरा फिलअप करने में लेट होगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जैसे 123 और 213 को ले लें। आपने 123 पढ़ लिया कि यदि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, ठीक है, या एक भी सदन सत्र में ना हो और देश के लिए कोई कानून बनाना अपरिहार्य हो गया है तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और इस अध्यादेश को वही अधिकार प्राप्त होता है जो संसद द्वारा बनाई गई विधि को होता है। ठीक है, लेकिन जब संसद का सत्र पुनः प्रारंभ होता है तो 6 सप्ताह के भीतर संसद को इसका अनुमोदन करना आवश्यक है, नहीं तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी के सामने आप 213 लिख लिए हैं और ठीक यही चीज़ आपको इसके विषय में जानना है कि जब राज्य विधानमंडल के सदन सत्र में ना हो और राज्य के लिए कोई कानून बनाना अपरिहार्य हो गया हो तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और जब राज्य विधानमंडल के सदन पुनः सत्र में आते हैं तो 6 सप्ताह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है, नहीं तो यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी वही अधिकार प्राप्त होता है जो विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि को होता है। मेरे कहने का दोस्तों थोड़ा सा मैं तेज चला हूँ केवल इसलिए कि एक तरफ आप जानते हैं तो दूसरी तरफ जानना आसान हो जाता है। जो छात्र है उसकी समझ को हम विकसित करें कि वो कम सीख कर ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप मिलान करें तो सारी की सारी चीज़ें एक क्रम में बैठती चली जाएंगी और एक तरफ आप पढ़े हैं तो एक तरफ का पूरा संविधान आपका क्लियर है और केवल 2-3 फर्क है। जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए यहाँ पे 111 और 200, जहाँ जहाँ फर्क है। ठीक है, अब 111 के तहत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, अनुमति देने से मना कर सकता है और पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को लौटा सकता है। तो उसके आगे 200 लिखे हैं तो राज्यपाल भी वही काम कर सकता है, किसी विधेयक पर अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यहाँ राज्यपाल में एक अधिकार बढ़ जाता है, वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। एक अंतर केवल हुआ। ठीक है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सामान्य हो गई कि 111 के तहत विधेयकों पर राष्ट्रपति अनुमति देता है तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 अधिकार इसको मिले हैं कि विधेयक पर अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, मंत्रिमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्यपाल भी वही काम करेगा, लेकिन एक अधिकार राज्यपाल को अलग है कि वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है दोस्तों, कल से आप पेन और कॉपी लेकर चलिएगा। संवैधानिक विकास से नोट्स बनाते हुए किसी विषय को पढ़ाने से पहले उस विषय को कैसे पढ़ना है, कैसे आसान कर सकते हैं,
ये थोड़ी सी चर्चा हुई, इससे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।